हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सब मैं आपके साथ कवर करूंगा। इस वीडियो के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अभी हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, लगभग 21 टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज करेंगे आगे के टॉपिक्स। देखिए, इस बार के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या फिर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है 22 में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट को प्रपोज किया है। अब वो चाहती है कि यहाँ पे लॉ इस तरह से हम चेंज करें कि एक जो डेटाबेस है वो नेशनल लेवल पे बर्थ और डेथ का नेशनल लेवल पे मेंटेन हो पाए। यहाँ पे होता क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में ये कहा गया है कि कोई भी बर्थ या डेथ अगर होती है, कुछ भी ऐसा होता है सिनारियो सर्कमस्टांसेस में, तो 21 डेज के अंदर अंदर आपको उस इंसिडेंट के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखिए, अगर डेथ होती है हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, हॉस्टल, होटल, बोर्डिंग हाउस, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है जिस भी जगह पे हुई है। अगर डेथ होम में होती है तो हेड ऑफ द फैमिली या कोई भी फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई बरियल ग्राउंड है तो वहाँ पे कीपर ऑफ बरियल ग्राउंड, और जो क्रिमेटोरियम्स हैं वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेंगे कितने बरियल्स या क्रिमेटोरियम्स हुए हैं। फाइनली उसमें एक रेसिडरी कैटेगरी भी है, जबकि कोई डेड बॉडी जो है अबेंडेंड मिलती है पब्लिक प्लेस में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन के एसएचओ की, या फिर अगर पंचायत का एरिया आता है तो सरपंच की होती है। अब अमेंडमेंट्स क्या हैं? अमेंडमेंट सबसे पहला सेक्शन 3 अमेंड किया जा रहा है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक रजिस्टर को मेंटेन करेंगे, डेटाबेस का रजिस्ट्रेशन का पूरा डेटाबेस रखेंगे बर्थ और डेथ का नेशनल लेवल पे। पहले ये लोकल लेवल पे होता था, ये पहले होता था स्टेट लेवल पे। याद रखिएगा, 3A में अमेंड करके इसको हम नेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट डेटा हो, क्योंकि अल्टीमेटली सेंसस के साथ मैच करना होता है। फिर अमेंडमेंट ये भी प्रपोज करता है कि जो चीफ रजिस्ट्रार है, जो कि स्टेट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो एक यूनिफाइड डेटाबेस मेंटेन करेंगे स्टेट लेवल पे, साथ ही साथ उसको इंटीग्रेट कर देंगे नेशनल लेवल पे, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्पेशल सब रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट की भी बात यहाँ की जा रही है कि कोई भी डिजास्टर होता है तो वहाँ पे स्पेशल सब रजिस्ट्रार के पास पावर होगी, ड्यूटी होगी कि वहाँ का उस डिजास्टर में जितनी डेथ हुई हैं उनके रजिस्ट्रेशंस का इशुएंस दे, ठीक है, उसको इशू करे। इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पेरेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स हैं, अगर कोई भी बर्थ होती है तो पेरेंट के केस में हस्बैंड या वाइफ, या फिर कोई भी डेथ होती है अगर बच्चे की हुई है तो यहाँ पे आधार नंबर अगर अवेलेबल है तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर यही डेथ जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में हो रही है, इरिस्पेक्टिव ओनरशिप किसकी है, ठीक है, कोई स्पेशलाइज्ड यहाँ पे था, कोई कोई यहाँ पे जनरल ट्रीटमेंट चल रहा था, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इसमें मैंडेटरी किसका रहेगा? मैंडेट रहेगा इंस्टीट्यूशन का कि वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, पहली चीज़ स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के थ्रू हुई हो या मतलब की वजह से, या फिर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट चल रहा हो या फिर जनरल चल रहा हो, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की ड्यूटी है वो वो रजिस्ट्रार से लेके नियरेस्ट रिलेटिव को देना है। ये है इंपॉर्टेंट मेन अमेंडमेंट्स। चलते हैं अगले राइट की, जिसकी बात चल रही है, राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, आपने आर्टिकल 19 में पढ़ा होगा। आर्टिकल 19 में एक राइट मिला हुआ है, 19(1)(c) कहता है। 19(1)(c) ये कहता है एग्जैक्टली कि फ्रीडम है कि आप पीसफुली विदाउट वेपन्स एसोसिएशंस कर सकते हैं, तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा गया कि ये जो एसोसिएशंस हैं, क्या ये एसोसिएशन प्रोटेस्ट में बदल सकती हैं? क्या ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फार्मर्स के पास राइट है इस तरह की प्रोटेस्ट करने का, प्रोवाइडेड वो किसी का भी वे ब्लॉक ना करें, कोई रोड ब्लॉक ना करें, ठीक है, वो किसी भी तरह की वायलेंस को कमिट ना करें। क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि प्रोटेस्ट एक एसेंशियल कंपोनेंट है। यहाँ पे आप डिसअप्रूवल या ऑब्जेक्शन जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज का, स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनली इसको फंडामेंटल राइट मानते हैं। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो एक तरह से आर्टिकल 19 से फ्रीडम टू प्रोटेस्ट जो है, राइट टू प्रोटेस्ट जो है, वो इनफेयर होता है, ड्रॉ होता है। ऐसे केस में अगर लेकिन वो प्रोटेस्ट पीसफुल है, कोई वेपन्स उसमें नहीं रखे गए हैं, ठीक है, कुछ भी इस तरह के अराजक तत्व नहीं, मतलब एनार्की वहाँ पे नहीं हो रही है, तो फिर ये रखा जाएगा। तो इसको राइट टू प्रोटेस्ट जो है आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट माना जाएगा। अच्छा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहले भी कुछ केसेस में कह चुका है। जैसे रामलीला मैदान इंसिडेंट में कोर्ट ने कहा था कि सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट है कि वो असेंबल हो सकें पीसफुली, और उनको आप आर्बिट्ररी वहाँ से नहीं हटा सकते। सिमिलरली मनेका गांधी केस में भी यही कहा था कि यहाँ पे जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो तो चलिए ठीक है, लेकिन कोर्ट्स को या फिर गवर्नमेंट को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करना चाहिए। किसी भी सिटीजन का अगर राइट है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और वो अपने इस राइट को
एक्सरसाइज करना चाहता है, अगर वो इस तरह का प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसको ना रोका जाए। आर्टिकल 19 की चर्चा कर रहे हैं तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 19 के केस में आपको पता ही है, ए जो है 19(1)A वो क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1)B कहता है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। 19(1)C कहता है एसोसिएशन और यूनियंस आप बना सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, पीसफुल आप रह सकते हैं। और सबसे बड़ा होता है कोऑपरेटिव्स का राइट भी ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट 2011 से। उसके अलावा 19(1)D कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 19(1)E कहता है कि आप कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके सेटल हो सकते हैं। 19(1)F जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट से। और 19(1)G कहता है कि आप कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इन सब पे एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, इन सब राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस के चलते ये राइट्स एक्सरसाइज नहीं किए जा सकते। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में कौन सा सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल राइट है, कौन सा सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल राइट है, तो आर्टिकल 19 सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। और जैसे ही यहाँ पे आर्टिकल 352 में आर्टिकल 352 में इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी लगाई जाती है, सबसे पहले ऑटोमेटिक सस्पेंशन जो है 358 के चलते आर्टिकल 19 का होता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक सस्पेंशन भी हो जाता है। सबसे वीक राइट है ना, सबसे ज़्यादा इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो सिटीजन चार्टर के बारे में। देखिए, सिटीजन चार्टर वैसे तो गवर्नेंस का टॉपिक है, बट क्योंकि इस बार मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो अपना सिटीजन चार्टर लाना चाह रही है। सबसे पहले समझते हैं सिटीजन चार्टर क्या होता है, फिर समझेंगे कि पंचायती राज मिनिस्ट्री को कैसे हेल्प मिलेगी। देखिए, सिटीजन चार्टर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट्स की एक कॉपी होती है, एक बुक होती है, एक कुछ पेजेस होते हैं जिसमें वो अपने कमिटमेंट को बताते हैं। लेटर से आप बैंक जाते हैं तो बैंक अपने सर्विसेज के कमिटमेंट को, गुणवत्ता को, क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को एक आपको सिटीजन चार्टर में लिख के दे देगी कि हम ये सारी सर्विसेज ऐसे ऐसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड रहती है इससे सर्विस, क्वालिटी रहती है, टाइम फ्रेम रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है, अकाउंटेबल रहती है। आइडिया ये है कि बैंक जो हर कस्टमर को सिमिलर ट्रीट करेगा, क्योंकि अब बैंक ने अपना सिटीजन चार्टर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। अब सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस का रहता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस के अंडर आती है। अब इसके एफर्ट्स से कि हर सरकारी महकमा, जो भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक रिस्पॉन्सिव सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस मॉडल हो, और उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए सिटीजन चार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ ने, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया, और अल्टीमेटली आप सिटीजन चार्टर के चलते अपने सर्विसेज को भी डिमांड कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। अब पंचायती राज की बात कर लेते हैं। पंचायत क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। 243G की बात करें, जिसमें पंचायती राज के पास 29 सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 11 में। अब ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये उनकी गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं। तो इसलिए मिनिस्ट्री को लगा कि पंचायत का भी अपना ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर ज़रूरी है। इससे क्या होगा, पंचायती राज जो है अपनी सर्विसेज को बेटर कर पाएगा, क्वालिटी सर्विसेज दे पाएगा बिना किसी प्रिजुडाइज के, और सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा। सिटीजन चार्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा ये भी होता है कि वो प्रोफेशनलिज्म लेके आता है सर्विस डिलीवरी में। सर्विसेज जो है वो प्रॉपर हो पाती हैं, इफेक्टिव हो पाती हैं, बिना डिस्क्रिमिनेशन के हो पाती हैं, और टाइमली हो पाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है सिटीजन चार्टर का। अब इससे क्या होगा, ये कहा जा रहा है कि अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो जो लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो टाइम से पूरे हो जाएंगे, गवर्नेंस इफेक्टिव हो जाएगी, जो सर्विस डिलीवरी का मॉडल है वो एफिशिएंट हो जाएगा। अब क्योंकि बात कर रहे हैं सिटीजन चार्टर की, तो कुछ हिस्ट्री भी इसकी देख लेते हैं, हिस्टोरिक इवोल्यूशन भी देख लेते हैं, कहाँ से आया। देखिए, पहली बार सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूके में 1991 में इंप्लीमेंट किया गया था। आइडिया बस यही था कि पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी को बेटर करना है। ओरिजिनली 6 प्रिंसिपल्स होते हैं सिटीजन चार्टर के। आइडिया यही रहता है कि जो इफेक्टिव, टाइमली, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और बिना किसी प्रिजुडाइज के। इंडिया ने इसको 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स में अडॉप्ट करने की बात की। इंडिया ने कहा कि हम भी अपना सिटीजन चार्टर, या फिर हमारी सरकारी संस्थाएं भी इस तरह के सिटीजन चार्टर्स लेके आएंगी। अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने इसको इनिशिएट किया, कोऑर्डिनेट किया, और सिटीजन चार्टर मॉडल को उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन तब हुआ जब 2011 में राइट टू सर्विसेज एक्ट जो है सरकार लेके आती है, राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांस बिल 2011। सिटीजन चार्टर जो है वो ये लेके आया गया। ये एक्चुअली पास नहीं हो पाया था, लैप्स हो गया था 2014 में, लेकिन इसके बदले क्या हुआ, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने राइट टू सर्विस एक्ट पास कर दिए। बिहार ने पास कर दिया, दिल्ली गवर्नमेंट ने पास कर दिया,
तो इससे कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट लेवल पे एटलीस्ट हो गया, स्टेट सर्विसेज में। अब की फीचर्स की बात करें, ये रिटर्न होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरी डिक्लेरेशन होता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वही डिक्लेयर करती है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स की बात करता है, चॉइस की बात करता है, एक्सेसिबिलिटी की बात करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सिटीजन चार्टर को लेके हम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सिटीजन चार्टर जो होता है वो एक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात करता है, कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए ये करता है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट करने में फेल हो जाती है तो आप उसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसाइबल होता है। सिग्निफिकेंस यही है, गुड गवर्नेंस रहती है, लोगों को सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहता है, दुरुस्त रहता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है। सिटीजन चार्टर को लेके सेकेंड एआरसी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। उन्होंने कहा था कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल अप्रोच होनी चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर स्टेट का अपना सिटीजन चार्टर अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब भी आप सिटीजन चार्टर बनाओ तो सिविल सोसाइटी से ज़रूर पूछ लो, भाई जिनको सर्विस देनी है उनको भी पता होना चाहिए किस तरह की सर्विसेज चाहिए। कमिटमेंट्स फर्म होने चाहिए, वो पूरे करो। साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, प्रोसेस जो है, उसको भी अकॉर्डिंगली रिफॉर्म करो। अगर सिटीजन चार्टर नहीं मीट हो पा रहा है, अगर जो ऑब्जेक्टिव वो नहीं मीट हो रहे, तो एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, पीरियोडिक इवैल्यूएशन होना चाहिए सिटीजन चार्टर का, और जो ऑफिसर्स इसको नहीं ठीक से इंप्लीमेंट करते उनके अगेंस्ट उनको अकाउंटेबल जो है ठहराना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिटीजन चार्टर की। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ठीक है। करंट अफेयर्स, ईवीएम की बात हो रही है। अब तो इनफैक्ट ईवीएम को लेके काफ़ी ज़्यादा आपने देखा, हर इलेक्शन में कोई ना कोई मुद्दा उठता ही है। तो जान लेते हैं एग्जैक्टली ईवीएम्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, माइक्रो कंट्रोल बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। आइडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्शंस बहुत अच्छे से करा देती है, टाइमली हो जाते हैं और काउंटिंग बहुत ईजी हो जाती है। पहले इलेक्शंस बैलेट की तरह होते थे, बैलेट मतलब एक पेपर पे आपने स्टाम्प लगाई और उसको बैलेट बॉक्स में डाल दिया। अब एक एक बैलेट गिने जाते थे, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतने इलेक्शंस होते हैं, अगर बैलेट के थ्रू कराएंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा काउंटिंग में। आपने यूएस में देखा, यूएस में लगभग 6-7 दिन लग गए थे वोटिंग में। अब अल्टीमेटली काउंटिंग में अल्टीमेटली ईवीएम की 2 यूनिट्स होती हैं, एक कंट्रोलिंग यूनिट होती है, एक बैलेटिंग यूनिट होती है। एक मशीन जो कंट्रोल करती है और एक मशीन जिस पे आप बटन प्रेस करते हैं। ये दोनों टेबल से ज्वाइन रहती, एक केबल से सॉरी ज्वाइन रहती है। अच्छा, जब भी आप वोटिंग करते हैं तो आप देखते होंगे बराबर में एक प्रिंटर टाइप मशीन लगी रहती है, जिसको हम कहते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब आपने जिस भी बटन पे प्रेस किया, जो भी जिसको भी वोट कास्ट किया, वो आपके सामने बन के आ जाता है और 7 सेकंड तक वो पर्ची जो है सामने आपको दिखती रहती है। उसके बाद वहीं बॉक्स में गिर जाती है। ये पर्ची आपको नहीं दी जाती, याद रखना। कि वोटर जो है इसको नहीं घर ले जा सकता, ये वहीं रहती है, बाद में ऑडिटिंग या फिर क्रॉस चेकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं वीवीपैट की। वीवीपैट एक अलग से तीसरी मशीन है ईवीएम के साथ, जिसमें स्लिप प्रिंट होती है, सीरियल नंबर रहता है, सिंबल रहता है और कुछ सेकंड्स के लिए यानी 7 सेकंड के लिए विजिबल होती है, उसके बाद वो ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। अब यूजुअली कंसर्न थी काफ़ी लंबे समय से, वीवीपैट जो है वो मैल फंक्शन कर जाती हैं, हैक हो जाती है। देखो, इसके लिए हमेशा यही होता है प्रॉब्लम कि जो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो कहती है हैक होती है, जो विनिंग पार्टी होती है वो क्यों कहेगी। तो ये हर बार का प्रॉब्लम है, इसलिए हम कभी भी ईवीएम को दोष ना दें। हमेशा से कहा गया है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठें, ईवीएम की फंक्शनैलिटी को चेक कर लें, ठीक है, और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दे दें कि ईवीएम एकदम ठीक से काम करती हैं। तो ईवीएम को दोष देना कभी भी कोई एक वो नहीं है। देन उसके बाद बात करते हैं, ईवीएम जो है पहली बार इनका यूज़ जो है परूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी केरला में हुआ था 1982 में। ईवीएम जो है वो एक लीग भाई इंडिया में यूज़ हो रही है। अब तो इंडिया ईवीएम्स को बाहर कंट्रीज़ में भी भेजता है, जब इलेक्शन करने होते हैं तो बाकी कंट्रीज़ भी ईवीएम मंगा लेती हैं भारत से। अब इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम यूज़ करती है उसमें 2000 वोट एक टाइम में वो काउंट कर सकती है, मतलब रिकॉर्ड कर सकती है। अब एक ईवीएम जो है 64 कैंडिडेट्स को केटर कर सकती है, नोटा इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो 16 कैंडिडेट्स एक बैलेटिंग यूनिट में होते हैं, तो याद रखिएगा एक बैलेटिंग यूनिट में होता है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो फिर बराबर में आप 2-3 बैलेट यूनिट्स एक साथ देखेंगे। वीवीपैट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। वीवीपैट के लिए कोर्ट ने यह कहा है कि पेपर स्लिप जो है 5 ईवीएम की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रॉस चेक होंगी, ठीक है। यानी अब देखिए, आपको ये क्रॉस चेक करना है कि 100 वोट लेटर्स से ईवीएम में हुए, तो आप क्या करें, आप 5 ईवीएम्स के पेपर स्लिप को क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। और अल्टीमेटली उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि रैंडम क्रॉस चेकिंग से ईवीएम और वीवीपैट के बीच में कोई मिसमैच नहीं है। कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि वीवीपैट में हमने वोट किसी और को दिया, वीवीपैट में कुछ और आया। तो उसके लिए क्लियर है, अगर आप वहाँ पे कंप्लेंट करते हैं उस समय पे, तो जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं या फिर जो भी बैलेट जो बूथ ऑफिसर होता है
वो बूथ ऑफिसर उस समय के लिए काउंटिंग को रोक दे, उस समय के लिए इलेक्शन प्रोसेस को रोक देता है, आपकी प्रॉब्लम को सुनता है। अगर प्रॉब्लम क्रॉस चेक की जाती है, ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली मशीन बदल दी जाती है। और अगर लगता है कि आपने अननेसेसरी इलेक्शन को रोका है विदाउट एनी रीज़न, तो फिर ऐसे केस में आपके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर भी हो सकती है। अब चलते हैं पोस्टल बैलेट सिस्टम की, क्योंकि बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो जानेंगे पोस्टल बैलेट सिस्टम क्या होता है। देखिए, पोस्टल बैलेट सिस्टम जहाँ पे थ्रू पोस्ट बैलेट को भेजा जाता है। ऐसे बहुत सारे सर्विस एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पे वोट नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो अल्टीमेटली वो सर्विस वोटर्स, कुछ ऐसे वोटर्स जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, अब तो इनफैक्ट ये भी हो गया कि कोई ऐसा पर्सन जो 80 साल से ऊपर का है या पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, वो पर्सन जो है डिसेबिलिटी ग्रस्त है, वो नहीं जा सकता वोटिंग बूथ पे। तो या फिर कोई पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में घर में, मतलब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में घर में कहीं पे भी रखा है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी ने, तो ये लोग के पास वोटिंग राइट है, याद रखिएगा। तो इनका वोटिंग राइट तो इनसे नहीं लिया जा सकता। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बैलेट होता है, जो बैलेट आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद उसको उस पर स्टैम्प लगा के मार्क करके आप उसको भेज सकते हैं बाय पोस्ट, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड करना पड़ता है ईसीआई के दिए हुए मैकेनिज्म से, और फिर इसको बाय पोस्ट भेजना पड़ता है। लंबे समय से चर्चा चल रही है एनआरआईज को पोस्टल बैलेट दे देना चाहिए। अभी हाल ही में भी इस बारे में चर्चा उठी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो पोस्टल बैलेट सिस्टम की बात करें तो पोस्टल बैलेट सिस्टम के लिए आप क्लियरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि आप ये कर सकते हैं। इनफैक्ट एक एक्सेप्शन भी इस बार लगाया गया था लास्ट में कि कोई भी वोटर 65 ईयर्स से ऊपर का है या कोई कोविड-19 सस्पेक्ट है, तो वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू इस बार वोट डाल सकता है। अब लॉ मिनिस्ट्री ने अपने रूल्स को अमेंड किया था इनफैक्ट 80 ईयर्स वालों को, तो वो पहले ही ये चांस दे चुकी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस को अडॉप्ट कर लिया गया है। 24th ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस यूनानिमसली अडॉप्ट की गई है हैदराबाद डिक्लेरेशन में। आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि ई गवर्नेंस को बेटर करना है, और यहाँ पे कुछ इस तरह की बातें चर्चा की गई कि किस तरह से आपको आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग, ई साइन जैसे सर्विसेज को प्रोवाइड कराना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपको एनहांस करना है, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर को बेटर करना है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना है। तो की हाइलाइट्स यही थी कि रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होने चाहिए जो कि पैंडेमिक को स्टैंड कर सके, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो अपने सर्विसेज को बेटर कर पाए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात है। DGGI जो है रिलीज कर दिया गया था। कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने किया है जम्मू कश्मीर के साथ। इंपॉर्टेंट बात है, 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए किया गया और कहा जम्मू जो है वो गुड गवर्नेंस में सबसे बेटर रही है। देन एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कौन इसको रिलीज करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया की रैंक 85 है, लास्ट ईयर 86 थी। रिपोर्ट ने कहा कि भारत की कहीं ना कहीं जो रैंकिंग है स्टैग्नेंट है, करप्शन कुछ वीक हुआ है, बट हाँ उतना नहीं गिरा जितना होना चाहिए था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड ने टॉप किया है फिर से। इंडेक्स रैंक की बात करें तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि परसीव्ड लेवल क्या है पब्लिक सेक्टर में करप्शन को लेके। एक्सपर्ट्स और बिजनेस करने वाले लोगों से पूछा जाता है। यूजुअली स्केल में अगर 0 to 100 के बीच में मार्क्स दिए जाते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं। अगर कोई 100 के पास होता है, जितना 100 के पास होगा स्केल में उतना वो क्लीन होगा, और जितना 0 के पास होगा उतनी ज़्यादा वो करप्ट कंट्री होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन डेटा वीक। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स कर रहा है, ठीक है, ODW को। आइडिया क्या है? ओपन डेटा एंड इनोवेशन को प्रमोट करना है अर्बन इकोसिस्टम में। 100 स्मार्ट सिटीज़ को यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि ओपन डेटा पोर्टल्स यहाँ डेवलप किए जाएंगे, डेटा एफिशिएंसी होगी, आपस में कनेक्ट किए जाएंगे, और इससे ओवरऑल बेनिफिट्स जो हैं वो सबको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी टॉपिक्स पे चर्चा। आपको क्या करना है, कोई भी अगर आप प्रोग्राम परचेज कर रहे हो तो आपको सिक्का 33 कोड लगाना है। स्टडी IQ के ऐप से, स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से कोई भी आप स्मार्ट कोर्स परचेज करते हो तो आप उस पे इस कोड से डिस्काउंट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।